केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं oogenesis फीमेल के अंदर, जो कि फीमेल के अंदर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल में अंड जनन की क्रिया किस तरह से होती है। फीमेल के अंदर क्या होता है कि ओवेरी के अंदर, ओवेरी यानी अंडाशय, अंडाशय के अंदर ओवम या फिर अंड का फॉर्मेशन कैसे होता है कंप्लीटली। जब तक अंड का फॉर्मेशन नहीं होगा आगे जाकर के स्पर्म के द्वारा उसको फर्टिलाइज नहीं किया जाएगा, और आगे अगर उसको फर्टिलाइज नहीं किया जाएगा तो आगे जाकर के फिटस का फॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो अपने को इस वाली जो कंप्लीटली oogenesis के अंदर अपने को सब कुछ कंप्लीट करना है कि अंड जनन की क्रिया में एक ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है ओवेरी के अंदर। सबसे पहले बात है कि oogenesis की जो क्रिया होती है, oogenesis की जो क्रिया है वो फीटस के अंदर जब एक बर्थ गर्ल जो है वो अपनी मदर के फीटस के यानी यूट्रस के अंदर होती है, उसी समय क्या होता है कि उसमें oogenesis की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, अंड जनन की क्रिया उसमें स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है, फीमेल के अंदर oogenesis की क्रिया में जननिक उपकला कोशिका, जननिक उपकला कोशिकाएं ओवेरी के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, जिनको जर्म सेल्स के नाम से भी जब हम बोल सकते हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल्स के नाम से भी इनको बोल सकते हैं। ये जननिक उपकला कोशिकाएं कहाँ होती है, बॉडी के ओवेरी के अंदर होती है। अब मैं एक बार आपको डायग्राम वापस रिवाइज करवा सकती हूँ। इस तरह से अपन ने पढ़ा था, ये ओवेरी, इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, ये होती है ओवेरी, ओवेरी यानी अंडाशय। अंडाशय के अंदर अभी यहाँ पे अपने को पहले ओवम का फॉर्मेशन करना है, तो ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इस जगह पे होगा, ओवेरी के अंदर होगा। तो ओवेरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है कि जब लड़की जो होती है वो, या फिर जो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बेबी गर्ल है वो माँ के गर्भ में है या यूट्रस के अंदर है, तो उस समय ही क्या हो जाता है कि उसके 9th मंथ की जो पीरियड होता है उसी समय क्या होता है कि उसमें oogenesis की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो अपन जो यहाँ पे फिटस की जो ओवेरी ले लेते हैं यहाँ पे कि फिटस की ओवेरी में किस तरह से oogenesis क्रिया होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो जननिक उपकला कोशिकाएं होती है वो ओवेरी की इस वाले पार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। इन कोशिकाओं में क्या होता है कि माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। जब माइटोसिस होता है तो इस वाले इनके द्वारा क्या बन जाते हैं, ओगोनियम बन जाते हैं, बहुत सारे क्या बन जाते हैं, ओगोनियम बन जाते हैं। ओगोनियम एक नहीं बनता है, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स है तो उसके द्वारा कई सारे, एक ओगोनियम से कई सारे ओगोनियम बन जाएंगे। अपन यहाँ बोल सकते हैं कि मल्टीफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। मल्टीफिकेशन का मतलब है गुणन करना, ओगोनिया गुणन करना स्टार्ट हो जाता है। अब एक ओगोनिया की चारों तरफ क्या होती है कि कुछ समय बाद कुछ जो आसपास की जो सेल्स है उसको चारों तरफ से क्या कर लेती है, घेर लेती है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, और ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। इनके चारों तरफ से इनको घेर लिया जाता है। तो घेरने की वजह से क्या होता है कि इसके बाहर की जब जिन सेल्स के द्वारा इनको घेरा जाता है उनको बोला जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसा कोशिका। अभी ये कहाँ पे चल रहा है, फीटस जो माँ के गर्भ में जो फीमेल यहाँ बोल सकते हैं बेबी गर्ल है वो माँ के गर्भ में है, अभी उसके अंदर ये oogenesis की क्रिया चल रही है। अब उसके बाद की जो क्रिया है तो कहाँ से स्टार्ट हो रही, जननिक उपकला कोशिकाएं जो कि ओगोनियम बनाती है माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस यहाँ पे कंप्लीटली चल रहा है, उसको कहा जाता है यहाँ पे आगे चल रहा है कि ओगोनियम। ओगोनियम के चारों तरफ क्या होती है, सेल्स की वहाँ की जो सेल्स है उसको चारों तरफ से घेर लेती है। इन घेरने वाली सेल्स को क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं कहा जाता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक प्रेजेंट है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चल के क्या होता है, अब आगे चलकर यहाँ पे होता है, क्लियर मैं बता देती हूँ। इसके आगे इन्हीं सेल्स के चारों तरफ ये सेल्स बना दी अपन ने वापस, कंटिन्यू वापस इसको डबल लेयर के रूप में सेल्स क्या होती है, इसको चारों तरफ से क्या करती है, घेर लेती है इस तरह से। तो यहाँ पे जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उसकी क्या बन जाती है, बहुगुणित
ग्रेन्युलोसा कोशिका बन जाती है। अभी अपन चल ही रहे हैं, ठीक है। बहुगुणित, ये इसका केंद्रक है, बहुगुणित ग्रेनुलोसा सेल्स बनने लग जाती है। अब इन सेल्स के अंदर यहाँ पे बनने के बाद इसको, इस सेल्स को क्या, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको कंप्लीटली बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइट, या फिर बोल सकते हैं अपन प्राथमिक ऊसाइट। ठीक है। प्राथमिक ऊसाइट होने के बाद प्रोफेज फर्स्ट के बाद जो ये क्रिया होती है फीमेल, उसके अंदर फिटस के अंदर, वो 9 मंथ की पीरियड के अंदर जब वो है वहीं पे क्या होती है, अरेस्टेड हो जाती है, रोक दी जाती है। ये क्रिया यहाँ पर ही रोक दी जाती है। अब ये कब होगा कंप्लीट, ये जब होगा यहाँ पे इसको रोकने के बाद, रोकने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जब तक अब बेबी का क्या हो गया, जन्म हो गया, बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद भी 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, 13 से 14 तक भी नहीं, 15 एज में, मतलब ये बोल सकते जब तक वो लड़की 15 साल की नहीं हो जाती है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 15 ईयर्स होगी। उसके बाद जो यहाँ पे अरेस्टेड हुई है प्राथमिक ऊसाइट तक, उसके बाद सेल्स वापस क्या होती है, यहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट होती है। जब तक ये क्रिया यहीं तक ही रुकी रहती है। अब 1 मिनट अपन पीछे चलते थोड़ा सा। ये क्या है, ओवेरी है फीमेल की। फीमेल की ओवेरी के अंदर मैंने आपको ये पार्ट बताया, यही वो चीज़ है। यहाँ पे उगोनिया बना हुआ है। उगोनिया का मतलब वही है, सबसे पहले प्रीमोडियल सेल्स, ये जननी उपकला कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इसमें गुणन होता है, गुणन से कई सारी सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बन गई अपने साथ में, लेकिन ये सेल्स अभी छोटी है, अभी यहाँ पे बड़ी नहीं है। तो उगोनिया से ज़्यादा बड़ी कौन सेल्स होती है, प्राइमरी ऊसाइट या फिर प्राथमिक ऊसाइट जिसको बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ये जो बनी हुई है वो है प्राथमिक ऊसाइट। ये सेल्स के आसपास क्या बनने लग जाता है, ग्रेनुलोसा सेल्स बनने लग जाती है, इसको चारों तरफ से कवर कर लेती है, इसको बोलते हैं प्राथमिक ऊसाइट। फिर वापस आगे जाकर कि ये जो ग्रेनुलोसा जो सेल्स है वो आगे जाकर इसको डबल कवर करती है, इसको कहा जाता है बहुगुणित। ग्रेनुलोसा सेल को बहुगुणित हो जाती है। अब ये जो क्रिया है वो यहीं रोक दी जाती है, रुक गई है। क्यों, क्योंकि जब तक लड़की 15 साल तक नहीं हो जाती तब तक ये क्रिया यहीं तक रुकी रहती है, उसमें एक का निर्माण नहीं होता है। लेकिन लड़कों के अंदर ऐसा नहीं होता है। लड़कों के अंदर जो इसका फॉर्मेशन होता है वो पहले से उनका जो फॉर्मेशन है वो 13 से 14 एज होती है, उसी समय स्टार्ट हो जाता है। और लड़कियों के अंदर जब वो 9th मंथ की पीरियड के अंदर होती है, उसी समय उनमें ओजेनेसिस की क्रिया या फिर अंड जनन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो आप सोचो कि लड़कियाँ वाकई में, मतलब जो बोलते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, तो हर चीज़ में फर्स्ट होती है। ठीक है। अब यहाँ होने के बाद अपन इसके आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे अब 15 साल की एज होने के बाद गर्ल्स की, 15 साल होने के बाद जो उगोनिया बना है अपने पास, जो प्राथमिक ऊसाइट बना है, इस प्राथमिक ऊसाइट के चारों तरफ क्या होता है कि ये तो बन गया इसका न्यूक्लियस, ये अपना हो गया प्राथमिक ऊसाइट। इस प्राथमिक ऊसाइट के चारों तरफ क्या हो जाती है, सेल्स बनना स्टार्ट होती है। और ये इस तरह से 1 मिनट, ये हो गया अपना प्राथमिक ऊसाइट, ये इस तरह से सेल्स बन गई। अब इसके चारों तरफ क्या हो गया, ग्रेनुलोसा सेल्स ने इसको डबल कवर कर लिया है, डबल कवर कर लिया है। ये तो हो गई प्राथमिक, ये हो गया अपना केंद्रक, ये हो गया प्राथमिक ऊसाइट, प्राथमिक ऊसाइट, और ये बन गया ग्रेनुलोसा सेल्स, कोशिका। अब इसके बाद इसके चारों तरफ कुछ सेल्स ऐसी होती है जो इसकी तरफ कवर बना लेती है इस तरह से। अब इसको बोलते हैं थीका सेल्स, थीका कोशिका, थीका कोशिका। ये सेल्स कंप्लीट हो जाती है, थीका कोशिका यहाँ पे बन जाती है। अब थीका कोशिका बनने के बाद भी
आगे सेल्स के अंदर इसके अंदर डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, और इसके आगे भी कुछ सेल्स बनना स्टार्ट होती है जिनको अपन बोल सकते हैं थीका सेल्स। कोशिका बन गई यहाँ पे अपने पास, सेकेंडरी oocyte बनना स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके पहले यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन पूरा कंप्लीटली क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको इस तरह से बना देते हैं ये कंप्लीटली, और इसके चारों तरफ भी कई सारी सेल्स क्या होती है, बनने स्टार्ट हो जाती है इस तरह से। इसको बोलते हैं एट्रियम, एंट्रियम, यानी खाली स्पेस जो भी है इसको बोलते हैं प्राथमिक oocyte, प्राथमिक oocyte। और अब इसको कंप्लीटली बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल तक आने के बाद इसके अंदर फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होता है, तो उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनता है और यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। तो ये मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। अब ग्राफियन फॉलिकल कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक ये जो स्टेज चल रही है वो प्राथमिक oocyte ही चल रही है, प्राथमिक oocyte के अंदर ही। और ये डेवलपमेंट कहाँ से चल रहा है, अब ये डेवलपमेंट चल रहा है जब लड़की 15 साल की हो गई है कंप्लीटली, वहाँ से oogenesis स्टार्ट हो गया है वापस इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं यहाँ 1 मिनट, अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा साथ में कौन सी सेल्स बनी यहाँ पे अपने पास, जरणनिक उपकला कोशिका, उपकला कोशिका, इसको बोलेंगे प्रीमोडियल सेल। ये कैसी होती है, 2n वाली, ठीक है। इस कोशिका में क्या होता है, सबसे पहले इसमें गुणन की अवस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जननिक उपकला कोशिकाएं कहाँ है, जिनको जर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ओवेरी के अंदर होती है, यहीं पर ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होती है। जननिक उपकला कोशिकाओं के अंदर कंटिन्यू क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और कौन सी अवस्था चलती है, गुणन अवस्था, जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से चलेगी आपकी गुणन अवस्था, गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था होने के बाद इसके अंदर क्या बनते हैं, उगोनिया बनते हैं बहुत सारे। तो एक सेल से क्या बनेगा, आपके पास कई सारी सेल्स बन जाएगी, क्या बनेगी, कई सारी सेल्स बन जाएगी। मतलब किसी भी सेल्स का गुणन हो रहा है यहाँ पे, तो उगोनिया कई सारी संख्या में बनेंगी, तो इनको क्या कहेंगे अपन, उगोनिया या फिर उगोनियम। अब इन उगोनियम के अंदर कंप्लीटली क्या बन जाता है, यहाँ के अंदर इसके अंदर ही आगे चल करके वृद्धि प्रवस्था चलने स्टार्ट होती है। और यहाँ पे जो बनती है एक उगोनिया आगे चल कर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, और इस अवस्था को कहा जाता है वृद्धि प्रवस्था। फिर से समझेंगे एक बार और, जननिक उपकला कोशिकाएं कहाँ है, अंडाशय के अंदर प्रेजेंट है। अंडाशय के अंदर ये कोशिकाएं क्या करती है, कंटिन्यू समसूत्र विभाजन करती है, और वहाँ पे क्या होता है कि डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस अवस्था में गुणन प्रवस्था कहा जाता है। गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना, और ये कंटिन्यू मल्टीप्लाई करती है, तो कई सारी सेल्स बन जाती है, उनको कहा जाता है उगोनियम। अब जी ये उगोनियम है, आपको दिख रहा होगा, ये उगोनियम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ओवेरी के अंदर, ये इस तरह से यहाँ पे ये उगोनियम बना दिए हैं मैंने। तो उगोनियम कई सारी संख्या में बन जाते हैं। अब उगोनियम के अंदर एक कोशिका क्या करती है, आगे की ओर डेवलपमेंट करती है। जब ये आगे की ओर डेवलपमेंट करेगी, तो यहाँ जो बनेगी उगोनियम में से एक कोशिका वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था का मतलब होता है कि जब किसी सेल्स के अंदर कोई सारे टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि वो इतनी तरह से सक्सेस नहीं होती है और इस तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाती, तो उसको ग्रोथ फेज के अंदर रखा जाता है, जिससे वजह से क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में डीएनए, आरएनए या फिर जो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उनकी क्या हो जाती है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और वो जो ये सेल्स बनेगी आपकी, वो इससे काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि इसको बोलेंगे प्राथमिक oocyte। अब इसको क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, प्राथमिक oocyte। क्लियर,
यहाँ तक अपन आ गए हैं। यहाँ पे मैंने वही पढ़ा है कि इसका ओगोनियम वही स्ट्रेच चल रही है अपने सामने, दोनों चीज़ें एक ही है, बस यहाँ डायग्राम से बताया मैंने आपको। तो प्राथमिक ओसाइट हो गया यहाँ पे। अब ये क्या करता है कि सभी चीज़ों को, जितने भी मटेरियल होता है उसको, उसका डेवलपमेंट करता है, उसको ग्रोथ करता है। ग्रोथ हो गई यहाँ पे। अब प्राथमिक ओसाइट यहाँ पे बन गया है। प्राथमिक ओसाइट के अंदर ही ये जो बना है आपका प्राथमिक ओसाइट है, इसके आसपास क्या हो गई, बहुत सारी कोशिकाओं गुणित हो जाती है, इसको घेर लेती है, उनको बोलते हैं बहुगुणित ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। और उसके अंदर यहाँ तक होने के बाद ये अरेस्टेड हो चुकी है, यहाँ पे ये रुक जाती है। कहाँ रुक जाएगी, ये फिटस के अंदर। अब जब तक वो 15 एज की नहीं होगी तब तक वो oogenesis की जो क्रिया है वो यहाँ पे अरेस्टेड रहेगी। अब इसके बाद जब अरेस्टेड होने के बाद, अब जब वो 15 एज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी चारों तरफ सेल्स हमारा डेवलपमेंट होने लग जाता है। ग्रेनुलोसा कोशिकाएँ उसके चारों तरफ एक कवर बना लेती है। उसके बाहर की तरफ कुछ कोशिकाएं जैसे थीका सेल्स, वो भी इसके आसपास क्या बना लेती है, कवर बना लेती है। तो इस तरह से एक ग्राफियन फॉलिकल जैसी एक संरचना बनने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो सेल्स है वो भी अभी तक क्या है, प्राथमिक ओसाइट ही है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, ये आपके पास बन गया है ग्राफियन फॉलिकल, कंप्लीटली बन गया है। अब ये जो सेल्स है अभी प्राथमिक ओसाइट है, क्योंकि जो अंदर है प्रेजेंट है, जो आपको दिख रहा है ये अंदर प्रेजेंट है, वो क्या है, प्राथमिक ओसाइट है। ठीक है। अब यहाँ प्राथमिक ओसाइट होने के बाद इसमें आगे चल करके कौन सा विभाजन होगा, परिपक्वन विभाजन होगा। कौन सा विभाजन आएगा, परिपक्वन। परिपक्वन का मतलब है मैच्योरेशन। प्रवस्था, 3 प्रवस्थाओं में इसको डिवाइड कर रखा है। अब जो प्राथमिक ओसाइट है वो आगे चल करके क्या होता है कि प्राथमिक ओसाइट में आगे चल करके फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट। और प्राथमिक ओसाइट से कोशिका क्या बन जाती है, एक बनती है सेकेंडरी ओसाइट कोशिका और एक बनती है यहाँ पे छोटी सी पोलर बॉडी, इसको बोलते हैं फर्स्ट ध्रुवीय कोशिका। और इसको बोलते हैं, जो बना है आपके सामने, इसको बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक ओसाइट। परिपक्वन कोशिका के बाद होगा फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। अब मैं यहाँ बता देती हूँ, ये जो आपके पास है प्राथमिक ओसाइट वो 2n है, लेकिन आपके पास अब जो सेल्स आई है वो n, और ये जो ध्रुवीय कोशिका है वो भी n है। ध्रुवीय कोशिका का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि ध्रुवीय कोशिका आगे जाकर के डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आगे जाकर के जो सेकेंडरी ओसाइट है वही आगे जाकर के क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड करता है। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड यहाँ पे कंटिन्यू चलेगा। इसके अंदर क्या होगा, अब जहाँ पे जाकर के अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जो कि समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हाफ नहीं होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में ही वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो द्वितीयक ओसाइट आपके सामने बना है, अब ये आगे जाकर के क्या करता है, इसके अंदर वापस क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से इसके अंदर अपने पास एक तो बनता है यहाँ पे, और इसके अंदर जो पोलर बॉडी होती है वो आगे जाकर के, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, पोलर बॉडी आगे जाकर के 2 पोलर बॉडी का यहाँ पे बनाती है, 2 पोलर बॉडी बनाएगी। और द्वितीय जो ओसाइट है वो आगे जाकर के क्या बनाता है, यहाँ पे वापस एक तो बनाते हैं तृतीय ओसाइट, और यहाँ बनेगा अपने पास एक ओवम भी बोल सकते हैं इसको, ओवम या अंड। और यहाँ पे बनेगा अपने पास एक पोलर बॉडी। तो जो आपको ये दिख रही है, डार्क कर देती हूँ इसको, ये आपको जो दिख रही है ये तीनों क्या है, ध्रुवीय का है। और ये जो दिख रहा है वो है ओवम। तो इस तरह से क्या होता है कि सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन के लास्ट में क्या बनती है, 3 तो पोलर बॉडी बनती है oogenesis की क्रिया में, और एक अपने सामने बनता है एक अंड। और यही अंड आगे जाकर के, अब एक 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे पीछे आ जाइए। ये अपने पास क्या है, ग्राफिन फॉलिकल बन गया कंप्लीटली ओवेरी के अंदर। अब ओवेरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल बन चुका है, और इसके बाद आगे चल करके जो बनेगा यहाँ पे अपने पास, अब जो ये अंड है वो पूरी तरह से बाहर आता है, और इस क्रिया को बोलते हैं अंडो उत्सर्ग। क्योंकि अंडोत्सर्ग का मतलब होता है ओवेरी से
किसका, ओवम का बाहर आना, क्योंकि ये सारी जो स्टेजेस है वो कहाँ चल रही है, ओवेरी के अंदर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब इस जो सेकेंडरी ओसाइट यहाँ बना है अपने पास, वो सेकेंडरी ओसाइट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर से ये बाहर निकलेगा और इस क्रिया को बोलते हैं ओव्यूलेशन बोला जाता है। ओव्यूलेशन या भी अंडोत्सर्ग बोलते हैं, अंड का बाहर निकलना, इस क्रिया को बोलते हैं। और कहाँ चला जाएगा, ये फेलोपियन नलिका के अंदर चला जाएगा। तो अपन फेलोपियन नलिका यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैंने आपको इस तरह से बनाया था, यहाँ पे ये कम्प्लीटली इस तरह से, ये अपने पास ये ओवेरी है, ये फीमेल की यूट्रस पूरा पार्ट है, और यहाँ पे ये जो सारा गागी है यहाँ पे है। अब ये इसके द्वारा फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, ये अंड यहाँ पे निकल के फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाने की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है अंडोत्सर्ग। क्लियर, इस क्रिया को कहा जाता है। इसमें से ये सारे जो बाहर की जो सेल्स है वो तो सब बाहर रह जाती है, जिसको कार्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। और उसके अंदर जो अंड है सेकेंडरी ओसाइट जिसको बोल सकते हैं अपन, उसको वो सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है कि बाहर की साइड निकल जाता है और कहाँ आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, जो मैंने आपको डायग्राम में पढ़ाया था। फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद ये यहाँ पे स्पर्म का क्या करता है, वेट करता है, और वेट करने के बाद फेलोपियन की कौन से वाले भाग में, एम्पुला वाले भाग में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो जो एम्पुला वाले, एम्पुला का मतलब फूला हुआ भाग, तो फूले हुए भाग में ही क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, और आगे जाकर के यहाँ पे क्या बनता है, एक जायगोट का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये पूरी कंप्लीटली जो क्रिया है वो इस तरह से बनती है। और ये जो सारी सेल्स है ये इनका डेवलपमेंट चलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंड जनन की क्रिया में लास्ट में अपने पास क्या बनता है, यहाँ पे 3 तो अपने पास बनती है ध्रुवीय काय, और 1 बनती है अपने पास अंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से एक अंड जनन की क्रिया में एक ही अंड का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार से 3 ध्रुवीय काय बनती है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी दे रखा है। और आपको पता भी होना चाहिए कि कितनी ध्रुवीय काय बनती है, तो 3 ध्रुवीय काय बनती है इसके अंदर कंप्लीटली फॉलिकल के रूप में। ठीक है, तो ये क्रिया आपके पास होनी चाहिए। अब लास्ट में आपके पास ये पता होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन जो क्रिया होती है वो सिर्फ सेकेंडरी ओसाइट के साथ में ही होती है, क्योंकि प्राथमिक ओसाइट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। अंडोत्सर्ग होगा तो वो सेकेंडरी ओसाइट के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बना है अपने सामने वो है अपने पास अंड, ये सेकेंडरी ओसाइट ही होता है। तो ये जो अंड है वही बाहर आता है और फर्टिलाइजेशन क्रिया कंप्लीटली करता है यहाँ पे। तो ये फर्टिलाइजेशन क्रिया कंप्लीट होगी, उसके बाद ही यहाँ पे क्या बनेगा, गेमिट का फॉर्मेशन होगा, मेल गेमिट और फीमेल जो गेमिट है। अब यहाँ बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे बना दिया अपन ने सेकेंडरी ओसाइट। यहाँ पे क्या बना दिया, द्वितीयक ओसाइट, इसके आसपास सेल्स भी है प्रेजेंट है। सेकेंडरी ओसाइट क्या करता है, इसके अंदर का जो ओसाइट है ये वाला भाग, ये सबको अंदर से यहाँ से पूरा निकल के कहाँ जाता है, फेलोपियन नलिका में आ जाता है। फेलोपियन नलिका में ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, फिम्बरी, फिर ये वाला क्या है, इन्फंडिबुलम, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, एम्पुला। इन तीनों पार्ट्स में तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, एम्पुला वाले भाग में। यहाँ आकर के ये स्पर्म का क्या करता है, वेट करता है। इंटरक्रॉस के समय अगर स्पर्म बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर वेजाइना के थ्रू अगर चले जाते हैं तो वहाँ पे स्पर्म सीधा ही फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ से सर्वाइव करके ये यहाँ पे एम्पुला वाले भाग में जो अंड सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे जो वेट कर रहा है, इस क्रिया को इवोल्यूशन कहा जाता है। अंडाशय से निकलने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। और यहाँ से निकलने के बाद और ये स्पर्म इसको क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज होने के बाद आगे चल करके यहाँ पे दोनों से क्या बनता है, जाइगोट बनता है इस तरह से, जिसको अपन बोलते हैं युग्मनज। तो इस तरह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और आगे चल करके ये जो
यूट्रस की जो 3 पार्ट होते हैं, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और उसकी जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है इसके सबसे अंदर की ओर, किसकी, गर्भाशय की अंदर की वॉल, और जो उससे क्या होता है मोरला अवस्था में ये उसकी तरफ से पूरी तरह से धंस जाता है और धंसने के बाद उससे ही पोषण प्राप्त करता है। इस तरह से क्या होता है कि 9th मंथ के पीरियड के अंदर फीटस का फॉर्मेशन माँ के गर्भाशय के अंदर होता है और ये कंप्लीटली पूरी क्रिया होती है। ये अपन आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए अपना इतना ही था। अंडजन जो अपन ने कंप्लीट किया है अंड जनन, उसके अंदर अपन ने फॉर्मेशन किया है अंड का, एक गैमेट का। ओके, थैंक यू।